सभापति महोदय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग मेरे नजर से है। इस विभाग के माध्यम से सभापति महोदय जो भी सरकार है उसके सरकार की सामाजिक नीतियां परिलक्षित होती है। सभापति महोदय, मौजूदा सरकार कांग्रेस की सरकार गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, वेलफेयर के लिए इनके हर समय प्राथमिकता रहती है। मेरे से पूर्व वक्ता ज्ञानी व्यक्ति सेठ साहब ने बात तो बहुत करी रामराज की, पर उस रामराज के अंदर समानता की बात करी, पर जो राज आज केंद्र के अंदर है, क्या वो समानता की बात कर रहा है, फैसले कर रहा है? वो सिर्फ पूंजीपति अदानी कैसे मजबूत हुई, अंबानी कैसे मजबूत हुई, इनकी पूरी सरकार की नीतियां और फैसला उसमें है। तो कम से कम राम को तो आप बख्शो, उसके नाम के ऊपर तो आप ये सियासत के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे वो नहीं करो। सभापति महोदय, प्लीज। हमारे संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी गणराज्य और सामाजिक न्याय का उद्देश्य रखा गया है। संविधान की आत्मा ये कहती है, पर संविधान की आत्मा और धरातल के अंदर हम जो कर रहे हैं, क्या वो एक दिशा के अंदर है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सभापति महोदय, सामाजिक न्याय के लिए सबसे अनिवार्य है कि जो गांव में और शहर में जो लोग रह रहे हैं, पिछड़े रह रहे हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियां क्या है वो हम लोगों को पता रहना चाहिए। उन पर सिर्फ चर्चा कर ही उनकी भला हम लोग नहीं कर सकते हैं। उनकी स्थितियां क्या है उसको हम लोगों को 1931 के अंदर हमारे देश में जातिगत जनगणना हुई। उस जातिगत जनगणना के बाद में आज तक वो जातिगत जनगणना नहीं हुई और 1931 के बाद में देश के हालात बदल गई। ये देश का बंटवारा हुआ, जो पेशे थे वो बदल गए हैं। जो क्या आज के हालात के अंदर हमको जिन पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जिन दलितों की बात कर रहे हैं, उनकी स्थितियां क्या, उसका आकलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल। सभापति महोदय, 2001 के अंदर केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया। तो जो मेरे सामने जो मित्र बैठे हैं, बातों में और भाषणों के नारों के अंदर तो इन वंचितों के लिए बात जरूर करते हैं, पर इनकी जैसे 2001 के अंदर सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और जातिगत जनगणना को इन्होंने रोका। उस जातिगत जनगणना से देश को नुकसान या किसी वर्ग को नुकसान हो सकता है? नहीं हो सकता। पर कथनी और करनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। सभापति महोदय, 2011 के अंदर भी कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया और वो जातिगत जनगणना हुई। जैसे इन लोगों की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस सरकार ने इसको रोका। और कूतर्क क्या दिया सभापति महोदय? अरुण जेटली जी ने कूतर्क दिया कि इनके अंदर त्रुटि है और एक आयोग का गठन करने की बात करी। अरविंद पंकटिया जी के अध्यक्षता के अंदर सभापति महोदय 3 सदस्यों के आयोग की बात करी और आज तक 3 सदस्यों के अंदर 2 सदस्यों को उसके अंदर उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया और अरविंद पंकटिया जी खुद ने इस्तीफा दे दिया। सभापति महोदय, ये इन लोगों का कृत्य है। इनको वोट चाहिए, राम राज्य इनको चाहिए। आज जब बात करते हैं, जब धर्म की बात करते हैं, तो उस धर्म के अंदर जो स्थितियां हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए इन लोगों को कैसे हक और अधिकार मिले नियम और कानून में, उस वक्त इनका
जो हक और अधिकार के लिए कलम करना चाहिए। और ये जो गरूर कर रहे हैं बहुमत का, ये बहुमत किससे मिल रहा है? इस देश के वंचितों से मिल रहा है। सुनिए, पर ये कथनी और करनी के अंदर इन लोगों का। सुनिए प्लीज। सभापति महोदय जी, जो अंबेडकर जी के बारे में ये बात कर रहे हैं, उन्होंने यह भी बोला, समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। क्या आप लोग इस गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर रहे हो? इसका उत्तर है नहीं। तो अंबेडकर जी को आप पढ़ो, समझो और उनको ग्रहण करो। सिर्फ अंबेडकर जी को बोलकर और किसी के क्या हालात बना रखे। सभापति महोदय जी, जिन वंचितों की ये बात कर रहे हैं, आज केंद्र सरकार के अंदर ग्रुप 1 के अंदर 48.5 जो एससी के लिए रिजर्व्ड है, वो पद रिक्त पड़े हैं। एसटी के लिए है 53.2% और ओबीसी के लिए है 60.9%। ग्रुप बी के अंदर एससी के लिए 60.01%, एसटी के लिए 60.7% और ओबीसी के लिए है 74.8%। ग्रुप सी में एससी के लिए है 45.8%, एसटी के लिए है 53.3% और ओबीसी के लिए 60.3%। हाँ, भीलों का योगदान रहा, उन भीलों का योगदान रहा है, तो इस योगदान के बदले के अंदर जो नौकरियां मिल रही है, वो नौकरी अगर आप दोगे तब जाकर हम इस योगदान को हम लोग मानेंगे। और सिर्फ बातों के लिए हम उसके योगदान और वाहवाही करके उनको भीलों के लिए हम कुछ नहीं दे पाएंगे। फिर ये हालात है सभापति महोदय। 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 40 सेंट्रल विश्वविद्यालय के अंदर, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर एक भी पिछड़ा जाति का प्रोफेसर नहीं है। हकीकत यह है, जब हकीकत आप लोगों को बताते हैं तो तकलीफ होती है। सभापति महोदय, समानता के लिए सबसे बड़ा योगदान इस दुनिया के अंदर देने वाले व्यक्ति अब्राहम लिंकन। हमारा सौभाग्य है, हमारे देश के अंदर आजादी के बाद में जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर ने हमको समानता का अधिकार दिया। पर बाकी दूसरे देशों के अंदर नहीं। बहुत बड़ी क्रांतियां हुई, रक्त क्रांतियां हुई, बहुत विवाद हुए, उसके बाद उनको समानता का अधिकार मिला। अमेरिका के जैसे देश के अंदर काले और गोरों को समानता का अधिकार देने के वक्त क्या हालात बने, उसके बावजूद भी अब्राहम लिंकन का नेतृत्व था जिसने उनको समानता दी। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, अगर हम पहले जान सके कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। पर क्या करना है इन लोगों ने पहले से तय कर रखा है। क्या ये जातिगत जनगणना के संदर्भ में आज केंद्र को निर्णय लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इनसे आस खत्म हो चुकी है। तो बिहार की तर्ज के ऊपर राजस्थान के अंदर भी जातिगत जनगणना करा कर हम लोगों को राजस्थान के अंदर किसकी क्या स्थिति है, ये बात कर रहे हैं कि भाटों की स्थिति, भाटों की क्या संख्या है, किसको पता, उनकी स्थितियां क्या है, सामाजिक स्थिति है क्या, आर्थिक स्थिति है, किसको पता। सिर्फ बोलने के लिए हम लोग बोल लेते हैं। अगर ये स्थितियां हम लोगों को नहीं पता चलेगी तो उनको हम कैसे निर्णय दिलाएंगे। सभापति महोदय, जो क्रीमी लेयर के बारे के अंदर हमारी राजस्थान सरकार के अंदर 99 में 2.5 लाख की सीमा रखी गई। 99 और 2019 कितनी सरकारें आई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मौजूदा सरकार अशोक गहलोत जी को कि क्रीमी लेयर 8,19,2019 के अंदर करी। पर इन वंचितों के लिए कोई निर्णय होए उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। विवाद कैसे होए, फोटो लगे या नहीं लगे, ये फोटो लगाने के लिए ये वंचित नहीं आई हैं। हमारा समाज राजस्थान कैसे आगे बढ़े इसके लिए हम लोग यहाँ ये फोटो लगाने के लिए नहीं आए। हम लोग ये सोच है अपनी अपनी,
और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 2017 के अंदर 8 लाख। सभापति महोदय, अगर हमें आईपीएस बनना हो तब तो हम लोगों के लिए 8 लाख की क्रीमी लेयर का प्रावधान, और कांस्टेबल बनना हो तो 2.5 लाख का क्रीमी लेयर का प्रावधान। क्या यह न्यायोचित है? कोई भी निष्पक्ष तौर के ऊपर इसका आकलन करे कभी भी या नहीं। अगर हमको आईएएस बनना हो तो हमारे क्रीमी लेयर का 8 लाख का, और अगर हमको चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनना हो तो 2.5 लाख। कभी आप लोगों ने यह सोचा निर्णय लेते वक्त, या सिर्फ पीछे बैठकर और मेजे थपथपाने का ही का काम रहा? ये आज की मौजूदा सरकार ने की। सभापति महोदय, जो ये अन्याय होता है वो अन्याय कई तरह से होता है। उसकी पीड़ा जिनके साथ अन्याय हुआ है वही जानते हैं, बाकी तो सिर्फ बात कर सकते हैं। यह अन्याय हम लोगों के साथ लगातार आज तक जारी। आज हम लोगों को शिक्षा का अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? गुणवत्ता के शिक्षा का अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सभापति महोदय, आज हमारा राजस्थान के अंदर जो विश्वविद्यालय है, निष्पक्ष तौर के ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और हम अगर आकलन करें तो गुणवत्ता का हम लोगों के पास अवसर उन लोगों को मिल रहा है जो गांव से आए हुए, सामान्य परिवार से आए हुए उन लोगों को। आज विश्वविद्यालय का मौलिक काम क्या है? रिसर्च और डेवलपमेंट। किसी राजस्थान के विश्वविद्यालय के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है? रिसर्च और डेवलपमेंट तो छोड़ो, तो उसका सेकेंडरी काम है जो एकेडमिक काम, शैक्षणिक काम, वो हो रहा है। मात्र हम उन विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अंदर परीक्षाएं करवा रहे हैं और इन परीक्षाओं के माध्यम से डिग्री ले रहे हैं। वो डिग्री हमको कहां पहुंचाएगी? सभापति महोदय, हम लोगों के आज सदियों से क्या स्थिति है और कोई नहीं बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, उन्हीं के वहां कमेटी बनी हुई थी। इस कमेटी के अंदर पिछली सरकार जो ये बात बता रही है उसी बात को मैं कर रहा हूं। पुरातन वर्ग व्यवहार में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र बनाई गई थी और वो व्यवस्था कर्म आधारित थी, परंतु अल्पकाल में ही वह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। ऐसे शूद्र वर्ग जिससे अस्पृश्यता नहीं बढ़ती जाती थी, परंतु उसके साथ विभिन्न स्तरों पर सामाजिक भेद बढ़ता जाता था, वो हम लोग हैं। एक दूसरा वर्ग अति शूद्र वर्ग, जिनके साथ न केवल अस्पृश्यता बढ़ती जाती थी बल्कि उस वर्ग के साथ सामाजिक स्तर पर भयंकर भेदभाव किया जाता था। क्या हम लोग उनके साथ अन्याय जो हो रहा था उसको न्याय में बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे। अगर ईमानदारी से हम उसका आकलन करें। सभापति महोदय, जिस माध्यम से आगे बढ़ने की जो व्यवस्था थी 1954 के अंदर टीएनसी एक्ट के माध्यम से हम लोगों के खातेदारी का अधिकार मिला। हम जो मजदूर वर्ग थे वो किसान बने, और उस टीएनसी एक्ट के माध्यम से जब हम लोग कुछ सामाजिक और आर्थिक तौर के ऊपर मजबूत होने लगे तो पूरी की पूरी व्यवस्था ने सबसे पहले प्रहार किसके ऊपर किया? उस कृषि के ऊपर, उस खेती के ऊपर। नारे तो बहुत लगाते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी, और हकीकत के अंदर हालात क्या है? सभापति महोदय, मैं और किसी आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश की स्टैटिस्टिकल सर्वे, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे, वो ये कह रहे हैं कि देश के किसान की आमदनी सिर्फ 27 रुपए है, सिर्फ 27 रुपए। और इनके राम राज्य की बात करने वाले के प्रधानमंत्री की मित्र की कुछ दिन पहले कितनी आमदनी? प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए। क्या ये राम राज्य ने बताया? क्या ये राम राज्य की धारणा थी कि अपने मित्रों की आमदनी 1000 करोड़ और उन किसानों की में जिनके माध्यम से राम राज्य के अंदर किसानों के प्रति राम जी का कितना स्नेह था, वो भी आप पता कर लेना। उनकी आमदनी 27 रुपए। ये हालात हम लोगों के साथ। उस 27 रुपए के बाद में भी हम लोगों को जो इकलौता माध्यम हम लोगों के पास में इन लोगों ने छोड़ा, वो क्या छोड़ा? कि शिक्षा के माध्यम से नौकरी। और शिक्षा के माध्यम से नौकरी के अंदर हमको और किसी ने भीख नहीं दी। संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया आरक्षण का। उस आरक्षण को क्या हम लोग लागू कर पा रहे हैं? सभापति महोदय, अगर ये प्रश्न ईमानदारी से करें तो उसका उत्तर होगा ना। ये विवाद करेंगे, क्या आरोप प्रत्यारोप करेंगे। सदन के प्रतिपक्ष के उपनेता ये बात करेंगे कि हरीश चौधरी उसमें शामिल है। इन्होंने इससे पहले भी आरोप लगाया
इनके मांग और आरोप के आधार के ऊपर सीबीआई की जांच भी हो गई और जो कुछ भी फैसला होगा वो मंजूर है। मैं आज उस बात को वापस दोहरा रहा हूं कि आप विवाद और आरोप लगाना जितना लगा दो, मूल मुद्दे, मूल सवाल कि इस प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस प्रश्न को आप टाल नहीं सकते। आज 27% हम लोगों का आरक्षण मिला हुआ था ओबीसी को, और सिर्फ ये तर्क देकर कि सुप्रीम कोर्ट ने वो 27% आरक्षण 50% का कैप लगा हुआ इसलिए नहीं दे सकते। सभापति महोदय, जब सुप्रीम कोर्ट ने वो 50% का कैप हटाया तो क्या आज 27% का हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? यह फैसला कौन करेगा, ये चर्चा कौन करेगी? ये सदन करेगा या और कोई करेगा? मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि प्राथमिकता से आप लोग चर्चा करो, और मेरे सरकार से निवेदन है कि जो मूल बातें हैं, मूल मुद्दे हैं, जो विसंगतियां जो हम लोगों को दे चुके हैं, जो संविधान ने हम लोगों को दे चुके हैं, उनमें जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां कौन दूर करेगा? कहने में तो 21% आरक्षण और नौकरी मिलने के वक्त सिर्फ 1% नौकरी। पिछले दिनों में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए विसंगतियां दूर कर। कल भी यह फैसला लिया कि एमबीबीएस के अंदर जो ट्यूशन फीस ओबीसी और एनबीसी को देनी है उसके अंदर छूट है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पर ये प्रक्रियाधीन नौकरियों के अंदर जो गलती हुई है, वो त्रुटि सुधार हुई है, और प्रक्रियाधीन भर्ती के अंदर उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और जो कमियां रह गई है वो शैडो पोस्ट के माध्यम से मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सभापति महोदय, मेरा निवेदन है इस संदर्भ में, अगर सभापति महोदय निष्पक्ष तौर के ऊपर हम अपन लोग आकलन करें, जातिगत और दलगत नहीं, राजनीति से, इससे बेहतरीन बजट पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सामाजिक न्याय में कोई नहीं दे सकता। त्रुटि निकालने के लिए और बातें करने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो, पर जो बजट, एक बेहतरीन बजट राजस्थान सरकार ने दिया, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। योजना गिनाई तो सभापति महोदय आपकी घंटी बज जाएगी कि कम से कम 6 घंटे का अगर समय मिले तो इस योजनाओं के संदर्भ के अंदर बता सकते हैं, पर समय कम है, इसलिए चाहे वो पालनहार योजना की बात करें हम लोग, चाहे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना की, इन बड़े लोगों को पीड़ा नहीं पता है कि ये साधन संपन्न लोग हैं, पर हम लोगों के परिवार को अच्छी तरह से पता है कि हम लोग बीमारी से नहीं डरते थे, हम लोग इस बीमारी से होने वाले खर्चे से डरते थे। वो परिवार की स्थितियां हुआ करती थी, और राजस्थान की सरकार और अशोक गहलोत ने जो फैसला किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना हुई, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, 1 रुपए किलो गेहूं की योजना, निरोगी राजस्थान अभियान हुई, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये कोचिंग क्लास के माध्यम से कितना बड़ा शोषण हो रहा है। सभापति महोदय, ट्यूशन फीस माफ, सभापति महोदय ड्रेस माफ, सभापति महोदय ट्रांसपोर्टेशन माफ, पर हम लोगों के हजारों करोड़ रुपए सालाना इन कोचिंग संस्थाओं को हम लोगों को देना पड़ता है। बड़े लोगों को इसकी पीड़ा नहीं पता, जो सामान्य परिवार से आ रहे हैं उन लोगों को पता है, और ये दर्द राजस्थान की सरकार ने महसूस किया और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का फैसला किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री एकल नाली सम्मान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, ये तमाम योजना, मुख्यमंत्री योजन सम्मान योजना, तमाम जो योजनाएं हैं उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस बजट के अंदर उस वर्ग को जो आज के वक्त के अंदर एक नया वर्ग बना है, जो उबर, ओला, जोमेटो, इनमें कार्यरत जो गिग वर्कर्स हैं, उनके संदर्भ में जो 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करके योजना बनाया है, मैं तहे दिल से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक नया वर्ग। सभापति महोदय, जो एलपीजी के लिए भी 500 रुपए सिलेंडर का फैसला किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इन लोगों को पीड़ा नहीं पता है, यह एलपीजी का 2014 के अंदर 500 रुपए एलपीजी के थे कि रामराज जी ने ये तो नहीं समझाया, ये तो नहीं बताया
कि एलपीजी जो हर व्यक्ति के, चाहे गरीब हो मध्यम वर्ग है, उनको 2100 रुपए कर दिए चाहिए। होली आ रही है, होली का तोहफा क्या दिया? ये तो राम राज्य ने नहीं बताया कि होली के अंदर सनातनियों को कुछ न कुछ आर्थिक बोझ देकर और तोहफा दिया जाए। सभापति महोदय, घरेलू एलपीजी के ऊपर 5% का जीएसटी, कॉमर्शियल के ऊपर 18% का जीएसटी, इससे बड़ा अन्याय हम लोगों के साथ क्या हो सकता है? और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, जिन्होंने आर्थिक बोझ जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार दे रही है उसको राहत के तौर के ऊपर फैसला दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार 2003-04 से लेकर 2013-14 तक 2.14 लाख रुपए एलपीजी की सब्सिडी के अंदर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार जो सिर्फ भावनाओं और नारों के ऊपर आधारित है कि कैसे तुष्टीकरण, ये कहते तुष्टीकरण इनसे ज्यादा और कोई नहीं कर रहा। उन्होंने 9 वर्षों के अंदर सिर्फ 36,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी दी। कहा 2.14 लाख और कहा 36,000 करोड़। वो धन की ताकत किसके पास? हम लोगों को पता नहीं चले, हर संस्थाओं को दबाया जा रहा है। दुनिया के किसी और कोने में हिडनबर्ग बैठा हुआ, वो हमको बता रहा कि धन की ताकत किसको दी गई। आज एलआईसी के माध्यम से जो हम लोगों की सेविंग थी वो किसको दी गई? क्या हालात बने हुए हैं? एलआईसी की ताकत जो सबसे सुरक्षित सेविंग हम मानते थे, जिंदगी और जीवन के बाद में भी उनके साथ कैसा खिलवाड़ किया गया। क्या ये राम राज्य बताता था? नहीं सभापति महोदय, ये राम राज्य नहीं बताता था। सभापति महोदय, 36 इंच का सीना आंख लाल कर और जब अवसर मिला तब चीन हमारे से ज्यादा आर्थिक तौर के ऊपर मजबूत है। हमारा देश, स्वतंत्र देश में क्या कभी किसी ने कल्पना की, स्वतंत्र सेनानियों ने, कि हमारा विदेश मंत्री ये कहे कि चीन आर्थिक तौर पर मजबूत है, क्या हम उनसे लड़ सकते हैं? इसके लिए हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने शहादत नहीं दी। आर्थिक तौर पर मजबूत कोई भी हो, आप जिस दिन उस आर्थिक तौर के ऊपर मजबूत जो ब्रिटेन थे उनके साथ में खड़े थे, उस वक्त भी हम लोग आर्थिक तौर के ऊपर जो कमजोर हम लोग खड़े होकर और स्वतंत्रता हम लोग ने हासिल की। ये फैक्ट क्या है, फिगर क्या है, वो सबके सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपकी मजबूरी है। सभापति महोदय, अगर राजस्थान के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ कोई है, सबसे पिछड़ा हुआ कोई है, तो रेगिस्तान में रहने वाला भील है। सभापति महोदय, मैं जिस बात की उल्लेख कर रहा हूं कि यह आर्थिक और सामाजिक हम लोग गणना करें, सेंसस करें, उसके बावजूद कि उन लोगों के साथ न्याय हो, ये कोई सुनिश्चित हम लोग नहीं कर सकते। और वो रेगिस्तान के अंदर रहने वाला भील को हम लोग किस तरह से हम लोग मदद कर रहे हैं, सरकारी योजना से मदद कर रहे हैं, सामाजिक तौर के ऊपर मदद कर रहे हैं। अगर यह निष्पक्ष तौर पर सवाल हम लोगों के सामने आता है तो उसको उत्तर है कि नहीं। आजादी के 70 वर्ष बाद में भी हम उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। सभापति महोदय, ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मरियम वाइफ और अरबाज गांव बूटिया थाना गढ़वा रोड के अंदर। सभापति महोदय, क्या हम नागरिकता देने के लिए तुष्टीकरण का व्यवस्था कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर इसका आकलन करेंगे तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। अगर किसी धर्म के अंदर हम पैदा हो रहे हैं, संविधान की भावना, संविधान की मूल आत्मा के विपरीत धर्म के आधार के ऊपर तो हम नागरिकता देने के लिए फैसला कर रहे हैं और इस महिला को हम नागरिकता नहीं दे रहे हैं। क्या उसके साथ न्याय कर रहे हैं, क्या अन्याय कर रहे हैं? सभापति महोदय, कई सवाल है। सभापति महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो कानून और नियम बने हुए वो एक समान होने चाहिए। जो परसेप्शन है, भ्रांति और हकीकत है, उसमें सभापति महोदय बहुत बड़ा अंतर है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। सभापति महोदय, जैसे ये बात करते हैं कि वंचितों के अंदर, तो ये बात करते नहीं, उन समाजों को देखो। यादव बड़े साधन संपन्न है, जाट साधन संपन्न है,
अंजना साधन संपन्न है, विश्नोई साधन संपन्न है। और उसका उत्तर सिर्फ जिस बात की मैं बात कर रहा हूं जातिगत जनगणना से आएगा। इनकी खुद की सरकार ने एक आयोग बनाया, वो आयोग की जो रिपोर्ट आई भरतपुर के लिए वो आयोग बना गया और एक जाति विशेष के लिए, मेरी खुद की जाति के लिए बनाया। उसका क्या फाइंडिंग थी कि 26.69% जाट भरतपुर के अंदर रहते हैं और सरकारी नौकरी कितनी, मात्र सरकारी नौकरी 1.79%। जो ये परसेप्शन है, ये लोग लगातार विवाद करना आना चाह रहे हैं क्योंकि हकीकत के आधार के ऊपर कोई फैसला इस देश के अंदर नहीं। सभापति महोदय, इसी रिपोर्ट के अंदर सामाजिक न्याय पे बोल रहे हैं, भ्रांति बनाई गई है कि लैंड होल्डिंग ज्यादा है। सामाजिक न्याय पे बोल रहे हैं, लैंड होल्डिंग ज्यादा है। सभापति महोदय, लैंड होल्डिंग कितनी है? 1.32 हेक्टर। एवरेज जो लैंड होल्डिंग हम लोगों के प्रदेश में है 3.07। सभापति महोदय, जब सामाजिक बात करेंगे, जब इनको ठीक नहीं लगेगा, ये लोग किसी के संदर्भ में कोई सही फैसला होगा तो इनको ठीक नहीं लगेगा। विवाद कैसे हुई? सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के अंदर पिछले दिनों के अंदर 3 घटनाएं हुई। तीनों की तीनों घटनाएं सभापति महोदय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तर्ज के ऊपर हम इन घटनाओं को जायज नहीं ठहरा सकते। हम मानवता के आधार के ऊपर किसी को भी जवाब नहीं दे सकते, चाहे वो उदयपुर के अंदर हो, फिर घटना कन्हैया के संदर्भ के अंदर, चाहे वो भरतपुर के अंदर हुई हुई जुनैद के संदर्भ में, और क्या सीकर के अंदर हुई हुई। तीनों की तीनों घटनाएं जो हुई है वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। सभापति महोदय, क्या एक ही पैमाना होना चाहिए? हाँ, एक ही पैमाना होना चाहिए। कोई विवाद कर किसी को अतिरिक्त दिलवा दे और कोई शांत रहे तो न्याय और सरकार उसके लिए अलग प्रावधान करे, यह कभी भी जायज नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कि एक तरह की यह दुर्घटना ही हुई, चाहे वो उदयपुर में हुई और चाहे भरतपुर के अंदर हुई, उसी के आधार के ऊपर आज वो भरतपुर जा रहे हैं, उस परिवार को भी राहत पहुंचे। उसी आधार के ऊपर जो सीकर के अंदर, सभापति महोदय, आज नियम और कानून अलग बात है और आज हम किस दिशा के ऊपर जा रहे हैं। कोई एक जनप्रतिनिधि बैठ जाता है, धरने पर बैठ जाता है और सिर्फ वाहवाही लेने के लिए सीकर के अंदर यह मांग रखता है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर उसको सीट दी जाए। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के पास अधिकार है मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट देने का? नहीं, राजस्थान सरकार के पास अधिकार नहीं है। मेडिकल काउंसिल ने ऐसे प्रावधान कर सके करे में कि उनके पास अधिकार नहीं है। उसके बावजूद वहां का कलेक्टर साथ में बैठकर इस तरह के समझौते करवाते हैं जो धरातल पर नहीं लागू होते। क्या ये हम लोगों के साथ में जो ये नई संस्कृति बन रहे हैं, उस नई संस्कृति के अंदर जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिलकर सिर्फ विवाद कर किसी और दिशा के ऊपर हम लोग लेकर जाए, क्या सही है या क्या गलत है? मेरा सभापति महोदय, आपसे यही निवेदन है। मैं मेरी पूरी बात समाप्त करने पहले से अब्राहम लिंकन ने जो बात करी, जब मैं अच्छा करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, जब मैं बुरा करता हूं तो मुझे बुरा लगता है, यही मेरा धर्म है। हर इंसान को जब वो अच्छा करे उसको अच्छा लगना चाहिए। किसी भी तर्क के आधार के ऊपर कोई बुरा करे, कोई मानवता के खिलाफ करे और वो उसको जस्टिफाई करे, मेरा मानना है कि सभापति महोदय उससे ज्यादा और छोटी छोटी और कई बातें हैं जो बड़े मूल सवाल थे, उन संदर्भ में मैंने बात करी है। किसी मृतक आश्रित को अगर नौकरी मिल जाती है और उसी मृतक आश्रित की मृत्यु हो जाती है तो क्या राजस्थान सरकार उसे मृतक आश्रित की मृत्यु के बाद में उस परिवार को सरकारी नौकरी दे रही है या नहीं दे रही है? अगर नहीं दे रही है तो क्या हमको नियमों में शिथिलता बरतनी चाहिए? तो हाँ, नियमों में शिथिलता बरतनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं तहे दिल से राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जूली जी, हम लोगों को लोगों ने या ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं भेजा है। कई लोगों को कहते ये सोच रही है कि हम लोग इस
समाज के अंदर अपनी महिमा मंडल के लिए आई हैं। उन लोगों की सोच अलग है, हमारे सोच अलग है। हम लोग यहाँ हमारे वर्ग के लिए और राजस्थान की सेवा के लिए आए हैं, तो तस्वीरें कहाँ लगे, तस्वीरें कहाँ नहीं लगे, ये हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। ये तस्वीरें कहाँ लगे और कहाँ नहीं लगे इसलिए क्योंकि जहाँ तस्वीरें लगनी चाहिए थी, जिस क्षेत्र के अंदर तस्वीरें लगनी चाहिए थी, आज व्यवस्थाओं ने कहाँ धकेल दिया। सभापति महोदय, आज यहाँ से 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर 8 बाय 8 का कोई कियोस्क बना हुआ है, उससे सालाना आमदनी कितनी हो रही है और उस किसान के सालाना आमदनी कितनी हो रही है, जिसे 25 से 30 बीघा जमीन है। अगर ये तुलना करेंगे तो उत्तर हम लोगों को मिल जाएगा कि जो 8 बाय 8 का कियोस्क अवैध था, बाद में वैध हो गया, इनको लाखों रुपए आमदनी हो रही है। और किसान को आमदनी होने की जगह अगर श्रम मत को हम लोग उसकी गणना करें तो वो आमदनी कर से उनको लगानी पड़ती है। राजस्व विभाग के संदर्भ में मैं बस यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। राजस्व मंत्री जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन टीम आपका सौभाग्य आपको मिली भी है। मैं राजस्व मंत्री रहते हुए भी मुझे एक बेहतरीन PRS मिले थे, उनके रहते हुए राजस्व विभाग के अंदर बेहतरीन कार्य हुआ और आपको शुभकामनाएं। 3 सुझाव मेरे आप पर है। एक तो रेवेन्यू बोर्ड, प्रशासनिक और न्यायिक, इसके अंदर अगर हम लोग इसका बंटवारा नहीं करेंगे तो लाखों केस है। इसकी शुरुआत हो चुकी, पर उसके बाद में जो मेरे पास सौभाग्य था अच्छे अधिकारियों का, वो जारी नहीं रहा, इसलिए वो बात वहां की वहां रह गई। दूसरी, सर्वे रीसर्वे चल रहा है, वो सर्वे रीसर्वे नीचे धरातल के ऊपर जिस भावना से जिस गति से हो रहा है, वो सर्वे रीसर्वे ढंग से हम लोग करा दे। और तीसरा, जो नियमों के अंदर हम लोग बदलाव करें, जितना बदलाव कर सके नियमों में बदलाव कर कर जो व्यवस्थाओं ने हम लोगों को 27 रुपए प्रति दिन की आमदनी दी है, उसके अंदर आपका विभाग राहत पहुंचाई। ये शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। श्री मदन दिलावर। माननीय सभापति महोदय, जिस समय समाज कल्याण का निर्माण हुआ था